अब देखिएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये क्या होता है आपको बताते हैं, इस थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिखिएगा। इफ E1 E2 एंड E3, if E1 E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive events and A is any and A ऐसे and A is any event which occurs with E1 or E2 or E3, ठीक है ना। if A is any event which occurs with E1 or E2 or E3 then फिर क्या होता है कि A के होने की प्रोबेबिलिटी इस केस में ये होती है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3। क्या हो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे मान चलिए जैसे जो हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ऐसे मानिए कि उसका सैंपल स्पेस ये है। सैंपल स्पेस को मैं एक रेक्टेंगल से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब E1 E2 E3 ये जो तीन इवेंट दिखाई गई थी आपको, E1 E2 एंड E3, ये कैसी थी इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इट मींस इनका इंटरसेक्शन नल सेट है और इनका यूनियन, तीनों का जब हम यूनियन लेंगे तो उससे सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि ये तीन इवेंट हैं वो इस सैंपल स्पेस को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। मान लो एक ये हो गई, मान लो एक इवेंट हो गई E1, एक ये हो गई E2 E3। आप देखेंगे इनमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, ये अलग E1 है, ये अलग E2 अलग E3 को, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और एक बात और कि पूरा सैंपल अगर इन तीनों का मिला दें तो पूरा सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाता है। ऐसे करके तीन इवेंट, ठीक है, ये हो गई E1 E2 E3। और ये एक इवेंट ए है जो इनकी बात होती है, पहले इनमें से कोई एक होगी, उसके बाद ए होगी, ठीक है ना। तो ए ऐसी इनमें से किसी की भी बात हो सकती है, वो ऐसे मानो इवेंट ए ही है। इवेंट ए इस टाइप के, इसका कुछ पार्ट E1 के साथ कॉमन है, ठीक है, कुछ पार्ट E2 के साथ कॉमन है और कुछ पार्ट E3 के साथ कॉमन है। अब अगर हमें इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, हम चाहते हैं कि हम इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। ए का जो पोर्शन E1 के साथ कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो E2 के साथ कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो E3 के साथ कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को हम ऐड कर लें क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐड करना सिंपली ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे इसी को हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कुछ फॉर्मूले सीखे थे, उससे इससे आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, इसी को ये कह सकते हैं। इसे ऐसे इसको कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे इसे कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये ही है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल। अब देखिएगा इस तरह से एक केस होता है कि हमें फाइंड करना होता है जो E1 E2 E3 जो इवेंट्स थी, ठीक है ना, उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि ये बात पता हो कि इवेंट ए हो चुकी है, इवेंट ए कंफर्म है, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या होता है कि किसी एक इवेंट, कोई एक इवेंट कंफर्म होती थी, फिर उसके बाद किसी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती थी, ठीक है ना, वो ऐसे करके हो,
इसमें क्या होगी, इवेंट ए कंफर्म हो, इवेंट ए हो चुकी है, अब उस E1 या E2 या E3 उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ठीक है ना। अब ये हो सकती है E1 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है, या E3 हो सकती है। तो इसमें EI लिखना होता है, जैसे जो हो उसे आप रख लेना, इसकी वैल्यू रख लेना, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, यानी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग इसे आप क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A ऊपर आता है और नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, याद आया, ठीक है ना। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, इससे आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू EI। नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर आप यहां से देखें तो इससे सॉल्व करने के लिए ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, ठीक है ना। जैसे E1 की अगर बात होगी, यहां पे अगर E1 होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म, ये टर्म ऊपर आ जाएगा, नीचे सबका सम आएगा। अगर E2 की होगी बात तो ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और नीचे सम आएगा तीनों का। ऐसा करते हैं, इसे कहते हैं वेज थ्योरम, ये होती है वेज थ्योरम। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है ना। इस फैक्ट्री में 3 यूनिट है, अलग अलग 3 मशीन्स हैं, एक M1, एक M2 और एक M3, ठीक है ना। इस टाइप से कि तीनों मशीन इंडिपेंडेंट हैं प्रोडक्शन के लिए, किसी एक आर्टिकल को बनाने के लिए तीनों अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। इस तरह से ऐसे मान लेते हैं कि ये एक बोल्ट फैक्ट्री है, बोल्ट प्रोड्यूस करती है। अब क्या हो रहा है कि फैक्ट्री के टोटल प्रोडक्शन का 70% M1 प्रोड्यूस करती है। फैक्ट्री के टोटल प्रोडक्शन का 70% M1 प्रोड्यूस करती है और M2 20%, M3 10%, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, ये हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक बात पता है कि M1 जो बोल्ट प्रोड्यूस करती है उसमें से 3% बोल्ट डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। M2 के 2% और M3 के 1% बोल्ट डिफेक्टिव होते हैं। अरे बात समझ में, ऐसे करके कहानी है इसकी। अच्छा, अब ये है, अब हमें ये अब क्या करना है कि फैक्ट्री की एक दिन का टोटल प्रोडक्शन, फैक्ट्री की एक दिन का टोटल प्रोडक्शन हमने लिया, उसे एक जगह स्टोर कर लिया, इसका प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन से एक जगह स्टोर कर लिया, एक जगह कंबाइन कर लिया, मिक्सअप कर लिया। अब उसमें से एक बोल्ट हमने एट रैंडम पिक किया, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बोल्ट डिफेक्टिव होगा। अब नहीं पता कि बोल्ट किस मशीन से आया था, सब मिक्सअप करके रखा हुआ है, फैक्ट्री का टोटल प्रोडक्शन रखा हुआ है एक जगह, उसमें से अगर एक बोल्ट पिक करे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव होगा। ये क्वेश्चन अब समझाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप जो इस टाइप के होते क्वेश्चन, उनमें क्या होता है कि अक्सर 2 स्टेज की प्रोसेस होती है, 2 स्टेजेस रहती हैं उसमें, ठीक है ना। पहली जो स्टेज होती है उससे इवेंट E1 E2 एंड E3, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जो आती हैं वो आती हैं फर्स्ट स्टेज। इसमें होता है कि फर्स्ट स्टेज में कोई काम पूरा होता है पहले, उसके बाद फिर एक स्टेज और होती है उसमें कोई काम होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उससे मिलती है इवेंट E1 E2 एंड E3, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर एक सेकंड स्टेज से हमें मिलती है इवेंट ए मिलती है, ऐसा रहता है। तो इस केस में जो 2 स्टेज है वो ये है, पहली स्टेज है प्रोडक्शन, उसके बाद ये है कि बोल्ट का डिफेक्टिव आना, ठीक है ना। तो पहली स्टेज जो प्रोडक्शन है उससे आपको मिलेंगे इवेंट E1 E2 एंड E3, वो ये हो जाएंगी। इवेंट E1 का मीनिंग हुआ कि बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय M1, बोल्ट को मशीन M1 ने
प्रोड्यूस किया, ये है इवेंट E1। E2 क्या है, बोल्ट प्रोड्यूस बाय M2। E3 क्या है, बोल्ट प्रोड्यूस बाय M3। अब कोई बोल्ट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो इस फैक्ट्री से, अगर इस फैक्ट्री में 3 ही मशीन है तो इनमें से किसी से हुआ होगा, तो इट मींस ये इवेंट एग्जॉस्टिव हो गई इनमें से, ठीक है ना। और एक बोल्ट कोई एक ही मशीन प्रोड्यूस कर रही होगी, पहले बताया था आपको कि ये मशीन सेल्फ सफिशिएंट है अपने, आई मीन ऐसा नहीं कि एक बोल्ट बनाने के लिए पहले इससे बनेगा तो उसके बाद जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया है तो फिर M2 और M3 ने नहीं किया होगा प्रोड्यूस, ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। इट मींस ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, इनमें से एट अ टाइम कोई एक ही होगी, तो वो हो गई ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सेकंड इवेंट ये है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। सेकंड स्टेज जो है वो ये है, उसमें जो इवेंट आ रही है वो ये है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ए की, एक्चुअली हमें क्या करना है कि ए की टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3, ठीक है ना। अब इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, यानी कि बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस फैक्ट्री से कोई प्रोड्यूस कोई बोल्ट है, आपने उसे पिक किया, उसको M1 ने प्रोड्यूस किया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 70%, या कहें 0.7। प्रोबेबिलिटी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे 0.7। तो बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया, इस बात के चांस क्या है 0.7। अगर E2 ने प्रोड्यूस किया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.2 और E3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1। ये हो गई इनकी। अब ये वाले टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये बात अगर कंफर्म हो कि बोल्ट को E1 ने बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया है और बोल्ट डिफेक्टिव है, जो इवेंट नीचे लिखी होती है वो इवेंट कंफर्म होती है, हो चुकी है, यानी ये बात कंफर्म है कि बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद बोल्ट डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.03, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.03। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, यानी कि ये बात अगर कंफर्म हो कि बोल्ट को M2 ने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद बोल्ट डिफेक्टिव आ रहा है 0.02, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3 0.01। तो ये 6 वैल्यूज है, इसमें रखिए फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा, रखिए वैल्यूज में। ये हो जाएगा 0.7 इनटू 0.03, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.2 इनटू 0.02 प्लस 0.1 इनटू 0.01। सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा है ये 0.026। अब ऐसे आप परसेंटेज में कहें तो ये हो जाएगा 2.6%। एक की 3% थी बोल्ट डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 2%, 1%, तो एक एवरेज आ गया 2.6%, यानी कि इस फैक्ट्री की जो एफिशिएंसी है वो ये शो कर रही है कि इस फैक्ट्री के 2.6% बोल्ट डिफेक्टिव होते हैं। आएगा समझ में, ये निकल जाता है। ये हो गया क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना। अब मैं ऐसे कहूं कि ऐसी एक यही फैक्ट्री है, ऐसी 3 मशीन है, यही सब प्रोबेबिलिटी सब कुछ यही है। एक दिन का हमने लिया टोटल प्रोडक्शन, एक जगह रखा, मिक्सअप किया, एक बोल्ट पिक किया। अब उस बोल्ट को हमने ऑब्जर्व किया और बोल्ट डिफेक्टिव है। अब मैंने ये बात कंफर्म कर दूंगा आपको कि जो बोल्ट पिक किया था वो डिफेक्टिव है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया होगा, यानी कि इवेंट ए कंफर्म है बोल्ट डिफेक्टिव है,
इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उससे M1 ने प्रोड्यूस किया है। ये अब क्वेश्चन हो गया बेस थ्योरम का। इसमें क्या होता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है। बाद वाली इवेंट कंफर्म कर देते हैं, सेकेंड स्टेज की इवेंट को कंफर्म करके फर्स्ट स्टेज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। क्या इसे क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है ना। ये निकालना, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है ना। इसकी सॉल्विंग में ये वाला जो टर्म आया था ये आएगा ऊपर, ये टर्म क्या आया था, ये आया था 0.021 और नीचे है 0.026, तो हो जाएगा 21/26, ये हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फैक्ट्री में अगर 26 डिफेक्टिव वोल्ट हैं, अगर प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसमें से 21 वोल्ट को M1 ने प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है ना। इसकी मेजॉरिटी है, क्यों, दो वजह से। एक तो क्या हो रहा है, फैक्ट्री के टोटल प्रोडक्शन का भी मेजर पार्ट M1 प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से इसकी एफिशिएंसी कम है, 3% वोल्ट इफेक्टिव होते हैं। तो फैक्ट्री में अगर 26 डिफेक्टिव वोल्ट प्रोड्यूस हुए हैं तो 21 को M1 ने प्रोड्यूस किया होगा। अगर बात करते हैं M2 के लिए, तो ये आएगा 4/26 और M3 के लिए 1/26। 26 में से 26 डिफेक्टिव वोल्ट है, तो उसमें से केवल एक वोल्ट ऐसा होगा जिसको M3 ने प्रोड्यूस किया होगा। क्यों, क्योंकि एक तो उसका टोटल प्रोडक्शन कम, दूसरा इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है ना। इसलिए ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा था कि 3 बैग हैं, नाम होगा इनके ABC, ठीक है ना। फर्स्ट बैग में 6 रेड बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल हैं। सेकंड बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 7 व्हाइट बॉल हैं, और इसमें 8 रेड बॉल हैं और 2 व्हाइट बॉल हैं। ऐसे 3 बैग हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा कि पहले 3 बैग में से एट रैंडम एक बैग हम चूज करते हैं, ठीक है ना। फिर उस बैग में से एक बॉल पिक करते हैं, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बॉल रेड आएगी, उस बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। देखिएगा 3 बैग थे, ठीक है ना। पहले क्या करना है कि इनमें से रैंडम एक बैग चूज करना है, फिर उस बैग में से एक बॉल पिक करनी है, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल रेड हो। देखो दो ही केस पॉसिबल है, या तो बॉल रेड होगी या बॉल व्हाइट होगी। बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या ये जो है क्वेश्चन, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है ना, या बेस थ्योरम से लिंक है इसका। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन में 2 स्टेज होती हैं। इस क्वेश्चन में 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज है बैग चूज करना, ठीक है, तीनों में से कोई एक बैग चूज करना, ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज ये कि उस बैग में से एक बॉल पिक करना, ठीक है। पहले भी आपको बताया था कि जो पहली स्टेज होती है उससे हमें ये वाली इवेंट मिलती है E1 E2 E3, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो वो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि कौन सा बैग चूज हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट बैग इज चूजन, ठीक है ना। आप ऐसे कहते हैं कि बैग A इज चूज्ड, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें बैग B कह सकते हैं, इसमें बैग C कह सकते हैं, बैग C चूज, ठीक है ना। तो ये अब क्या हुआ कि तीनों में से एक ही बैग चूज होना था और इनमें से ही बैग चूज होना था। तो ये कैसी हुई इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गई। आई बात समझ में, ये हो गई इवेंट। जो सेकंड स्टेज की इवेंट थी उसमें एक बॉल पिक कर रहे थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो बॉल रेड हो। तो जो सेकंड स्टेज की इवेंट ए है वो ये है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। ये है, हम आपसे इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी
क्या हो जाएगी बॉल फेडाई प्रोबेबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या हो रहा था कि अब इन इवेंट की प्रोबेबिलिटी E1 E2 और E3, इसमें क्या हो रहा है कि बैक एट रैंडम चूज हो रहा है। तो क्या होता है कि किसी भी बैक के चूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। इसका मीनिंग ये होता है कि तीन इवेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1/3। तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी, क्योंकि एट रैंडम इनमें से एक बैग पिक कर रहे हैं। अगर 2 बैग होते तो ये होती 1/2 1/2, 4 बैग होते तो 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाता। अरे बात समझ में, 3 बैग तो ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब और क्या रिक्वायर्ड है, अब आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E1, यानी कि जब ये बात कंफर्म हो कि फर्स्ट बैग चूज हुआ है फिर वो रेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस बार इवेंट E1 कंफर्म है, इट मींस जो जब बैग चूज कर रहे थे उस स्टेज में फर्स्ट बैग चूज हुआ है, बैग A चूज हुआ है, फिर इवेंट A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप देखेंगे कि बैग A में टोटल 10 बॉल्स हैं, उसमें से रेड बॉल कितनी है 6/10। टोटल बॉल कितनी है 10 और उसमें रेड कितनी है 6, तो ये हो जाएगी 6/10। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E2, यानी कि ये वाला कंफर्म हो कि सेकंड बैग चूज हुआ है और जो बॉल निकाली जो रेड है ये हो जाएगी 3/10 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E3 क्या हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले आप पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/3 इनटू 6/10 प्लस 1/3 इनटू 3/10 प्लस 1/3 इनटू 8/10। सॉल्व कर बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है निकल के बताइएगा। 1/3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, इन सब का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 8 17। ठीक है ना, तो 17/30 आता होगा आंसर। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज ये है, मैंने आपसे कहा कि वो ये कि फर्स्ट स्टेज में 3 बैग में से कोई एक बैग चूज किया जा रहा है, फिर उसमें से एक बॉल पिक की जा रही है। अब इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बॉल मैं पिक करी वो बॉल रेड है, देखा हमने उसे और बॉल रेड है। ठीक है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट बैग चूज हुआ होगा, यानी कि मैंने आपको इवेंट A कंफर्म कर दी है कि बॉल रेड है। ठीक है ना, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इवेंट E1 हुई होगी, बैग A चूज हुआ होगा। रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई सेकंड स्टेज की इवेंट कंफर्म करके, और फर्स्ट स्टेज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। इट मींस बेस थ्योरम, इट मींस बेस थ्योरम हो गया। क्या इसका फॉर्मूला बनता है, यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E1। ठीक है ना, अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। क्या होना है कि ये वाला टर्म आ जाएगा ऊपर और नीचे आएगा ये पूरा सम। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये था 6/30 और ये है 70/30। आंसर क्या आ गया 6/70। ये ऐसा नहीं। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 2 बैग हैं, एक बैग ये है एक बैग ये है। ठीक है ना, इस बैग में 6 रेड बॉल और 4 व्हाइट बॉल है। ठीक है, इस बैग में 3 रेड बॉल और 6 व्हाइट बॉल है। ऐसे ये 2 बैग है। ठीक है ना, बैग फर्स्ट
बैग सेकंड, ये है। अब क्या हो रहा है इसमें कि पहले क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट बैग में से एक बॉल पिक कर रहे हैं और इसे बिना देखे सेकंड बैग में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या किया कि फर्स्ट बैग में से एक बॉल पिक करी, बिना उसे देखे सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दिया, पहली स्टेज। सेकंड स्टेज में सेकंड बैग में से एक बॉल पिक की जा रही है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये बॉल रेड है। जो बॉल हमने सेकंड बैग से पिक करी है उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना, ये क्वेश्चन। पहली जो स्टेज है वो क्या है कि फर्स्ट बैग में से एक बॉल सेकंड बैग में ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है ना। तो वहां दो तरह के केस पॉसिबल है। जो बॉल ट्रांसफर होगी वो बॉल या तो रेड होगी या व्हाइट होगी। तो यहां से दो आपको मिलेंगे इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। इवेंट E1 ये है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, जो बॉल ट्रांसफर हुई वो बॉल रेड है। सेकंड इवेंट ये हो जाएगी कि जो बॉल ट्रांसफर हुई वो बॉल व्हाइट है, ठीक है ना। दो ही तरह की बॉल है इसमें, इनमें से कोई एक बॉल ट्रांसफर होगी तो ये इवेंट कैसी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, वो ये हो गई। सेकंड स्टेज जो है वो ये है कि सेकंड बैग में से एक बॉल पिक की जा रही है। हम चाहते हैं कि इसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप बताएं। तो जो सेकंड स्टेज की इवेंट ये जो होती है वो ये है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज रेड। सेकंड बैग से जो बॉल ड्रॉ हुई वो बॉल रेड है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हमें क्या बताना है, इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EY। E1 इस केस में दो ही इवेंट है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E2, ठीक है। अब बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, ये बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है। इवेंट E1 क्या है, 6/10 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि रेड बॉल के ट्रांसफर होने के चांस क्या है, 6/10। जो इसमें एक बॉल पिक करें वो रेड, उसके चांस क्या है, 6/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, 4/10, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बताना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E1, यानी कि ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल सेकंड बैग में ट्रांसफर की गई है, ठीक है, ये बात कंफर्म है। उसके बाद सेकंड बैग से एक बॉल पिक करें वो रेड आए, 4/10। क्या होगा कि एक बॉल इसमें आने से रेड बॉल 4 हो जाएगी और टोटल बॉल 10 हो जाएंगी, तो ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/10। और इसकी बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AY E2, 3/10। E2 माने ये बात कंफर्म है कि फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफर की गई है। इससे क्या होगा कि व्हाइट बॉल, इससे क्या होगा कि व्हाइट बॉल 7 हो जाएंगी और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है, 10। हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि बॉल रेड आए, 3/10। रेड बॉल तो 3 रही ना, टोटल बॉल 10 हो गई। तो इवेंट ए तो रेड बॉल है ना, ये हो जाएगा। इसमें दीजिए वैल्यू सारी, तो ये हो जाएगा 6/10 इंटू 4/10 प्लस 4/10 इंटू 3/10। सॉल्यूशन क्या है बताइएगा, 24 प्लस 12, 36/100 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में हल्का सा मैं चेंज करूं। अब मैं ये कहूं कि ठीक है, फर्स्ट स्टेज में इस बैग से एक बॉल इस बैग में ट्रांसफर हुई, कौन सी बॉल थी ये नहीं पता। फिर क्या हुआ कि सेकंड स्टेज में इस बैग से एक बॉल पिक की गई। अब मैं ये आपको कंफर्म करना होगा कि जो बॉल इस बैग से पिक हुई थी वो बॉल रेड है। सेकंड बैग से जो बॉल
पिक हुई है वो वॉल रेड है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बैग से वाइट बॉल इसमें ट्रांसफर हुई थी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इट मींस मैंने आपको ये बात कंफर्म कर दी है कि इवेंट ए हो चुकी है और मैं आपसे E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं। इट मींस बेस फॉर्म हो गई है, ठीक है ना, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड स्टेज की इवेंट को कंफर्म करके फर्स्ट स्टेज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, वो क्वेश्चन हो गया। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसमें क्या होगा कि ये वाला टर्म नहीं, E2 की बात हो रही है तो ये वाला टर्म ऊपर आएगा और नीचे आएगा ये सम, ठीक है ना। ऊपर तो आ जाएगा ये 12/100 और नीचे आ जाएगा 36/100। सॉल्व करेंगे इससे आप 12/36 कर सकते हैं या और सिंपलीफाई कर लें तो 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E2/E। देखिएगा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसी पर्टिकुलर ईयर में 6000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया, ठीक है ना, और 3000 कार ड्राइवर्स का, ठीक है ना, और 1000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया, ठीक। ये हुआ, कंपनी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात पता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड किसी स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने के चांस क्या है, या स्कूटर ड्राइवर के इंश्योरेंस क्लेम करने के चांस क्या है, ठीक है ना। वो ये है 0.01, यानी कि 100 में से कोई एक क्लेम करता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही कार ड्राइवर्स में ये है 0.02, ठीक है, और ट्रक ड्राइवर्स में 0.1, ठीक है ना। ये उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात पता है, ठीक है ना। अब एक दिन क्या हुआ कि कंपनी की ऑफिस में फोन आया, ठीक है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी तो इतना समझ में आया कि कंपनी से इंश्योर्ड, ठीक है ना, कंपनी से इंश्योर्ड किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनने में नहीं आ पाई कि वो स्कूटर ड्राइवर था, कार ड्राइवर था या ट्रक ड्राइवर था। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्कूटर ड्राइवर था, ये बताना, ठीक है ना। इसमें क्या बताना है आपको, अभी ये बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। देखिएगा इसमें क्या होगा कि दो स्टेज हैं, पहली स्टेज में तो हो रहा है इंश्योरेंस और सेकंड स्टेज में एक्सीडेंट हो रहा है या वो क्लेम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसमें 3 होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है ना। ये तो ये जो इंश्योर्ड ड्राइवर है वो क्या है, वो स्कूटर ड्राइवर है या कार ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है, ठीक है ना। इवेंट ये होगी कि इंश्योर्ड ड्राइवर इज स्कूटर ड्राइवर, ठीक है ना। तो देखो इवेंट क्या हो जाएगी कि इंश्योर्ड ड्राइवर इज स्कूटर ड्राइवर। इवेंट E2 क्या हो जाएगी कि इंश्योर्ड ड्राइवर इज कार ड्राइवर। इवेंट E3 क्या हो जाएगी कि इंश्योर्ड ड्राइवर इज ट्रक ड्राइवर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये कह सकता है। तो ये अब क्या होगा कि इंश्योर्ड ड्राइवर इनमें से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब या तो अगर वो स्कूटर ड्राइवर तो वो कार या ट्रक ड्राइवर नहीं होगा,
तो ये जो इवेंट है ये कैसी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गई, ठीक है ना। और इवेंट ए क्या है, एक्सीडेंट हैज अकर्ड, ठीक है ना। इवेंट ए क्या हो गई कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। पूछा क्या गया इसमें कि इवेंट ए को कंफर्म कर रहे हैं कि कंपनी से इंश्योर्ड किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये बात कंफर्म की जा रही है कि कंपनी से इंश्योर्ड किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो ये हो गया क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का। पर इसमें भी टोटल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इससे फॉर्मूला बनेगा उसमें जो यही जाने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, ये ऊपर आएगा। क्या करो कि अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इससे पूरा लिखना तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, ठीक है। अब बस सबकी वैल्यू पुट करनी है। आप बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 0.01 नहीं, ठीक है ना। ये तो बात क्लियर हो रही है कि इंश्योर्ड ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर है। कंपनी ने टोटल 10,000 ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया, उसमें से 6,000 थे स्कूटर ड्राइवर। आ रही बात समझ में। तो इंश्योर्ड ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6,000 अपॉन 10,000, या ऐसे कर सकते 6/10 हो जाएगी। ये होगा कंपनी ने टोटल 10,000 ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया, उसमें से 6,000 थे स्कूटर ड्राइवर, ये होगी प्रोबेबिलिटी। और बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी 3,000 बाई 10,000, या सिंपली कर सकते हैं 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगी 1/10, ठीक है ना, ये आ गई। अच्छा अब बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी ये बात पता हो कि इंश्योर्ड ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर है, फिर उसके एक्सीडेंट होने के चांस क्या है 0.01 अपॉन 6,000, ये होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 क्या हो जाएगी 0.02, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1। तो ये सारी वैल्यूज में पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये था E1 थी, ये थी 6/10 इनटू ये है 0.01, ठीक है, ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 6/10 इनटू 0.01 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी ये होगी 3/10 इनटू 0.02 प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/10 इनटू 0.01। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिएगा इसमें क्या रहता है कि कोई सिटी है या टाउन है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए वहां की पॉपुलेशन है 20 लाख, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ कि वहां पर एक सर्वे हुआ, वहां से एक बात सामने आई कि यहाँ के 0.1% लोगों को टीबी है, ठीक है ना। इट मींस 99.9% लोगों को टीबी नहीं है, ठीक है ना। एक बात सर्वे से सामने आई। अब क्या हो रहा है कि इस टाउन में एक पैथोलॉजी लैब है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी रिपोर्ट फुल प्रूफ नहीं है, वो उसकी रिपोर्ट 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना।
कैसे उसकी इफिशियंसी डिफाइन की जा रही है, ऐसे है कि अगर कोई बंदा जिससे एक्चुअल में टीबी है उसका वहां पर टेस्ट करवाया जाए, ठीक है, तो इस बात की चांस 99% है कि रिपोर्ट कहेगी कि आपको टीबी है। मतलब पर्सन को एक्चुअल में टीबी थी, उसके बाद रिपोर्ट कहेगी कि आपको टीबी है, इस बात की चांस है 99%। मीनिंग इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में टीबी हो, उनका उस लैब में आप टेस्ट करवाएं, तो उसमें से क्या होगा कि 99 लोगों को तो रिपोर्ट करेगी कि हाँ आपको टीबी है, लेकिन एक जिसको टीबी थी उसके बारे में भी रिपोर्ट ये कह देगी कि आपको टीबी नहीं है। इस तरह की लैब है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, एक केस और देखिए, अगर 100 ऐसे लोग आप ले लें, या क्योंकि अगर आप 1000 ऐसे लोग आप ले लें जिनको टीबी नहीं है, जिनको एक्चुअल में टीबी नहीं है, उनका आप टेस्ट करवाएं, तो क्या होगा कि उनमें से 995 इतने लोगों के बारे में तो रिपोर्ट कहेगी कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन 5 लोगों के बारे में कहेगी रिपोर्ट कि आपको टीबी है, यानी जिसको एक्चुअल में टीबी नहीं थी उन 5 लोगों को भी रिपोर्ट कह देगी कि आपको टीबी है। आई बात समझ में? इस बात को ऐसे कहेंगे कि यहाँ उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 99.5%, ठीक है ना, या ऐसे कहें कि 0.005 प्रोबेबिलिटी में कहें तो 0.005 हो जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसे डिजीज नहीं थी और रिपोर्ट कहते हैं कि आपको डिजीज है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे है। अब क्या हुआ कि उस सिटी में से एड्रेना हमने एक पर्सन को चूज किया, उसका टेस्ट करवा दिया, ठीक है ना, उसके बाद रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट कह रही है कि उसे टीबी है, ठीक है। अब डॉक्टर बैठ के सोच रहा है कि रिपोर्ट तो कह रही है टीबी है, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसे एक्चुअल में टीबी हो। दोबारा समझाना क्वेश्चन को, है ना, दोबारा देखिए क्वेश्चन, देखिएगा ये था क्वेश्चन कि कोई सिटी है, वहां की कुछ पॉपुलेशन होगी, कुछ भी आप मान लीजिए 20 लाख, ठीक है, ऐसे ये पॉपुलेशन, ठीक है। क्या हुआ कि वहां पर एक सर्वे हुआ, वहां से एक बात सामने आई कि यहाँ के 0.1% लोगों को टीबी है। इट मींस यहाँ के 99.9% लोगों को टीबी नहीं है, यानी कि 1000 में से किसी एक को टीबी है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर एक पैथोलॉजी लैब है, ठीक है ना, उसकी इफिशियंसी फुल प्रूफ नहीं है, और दो तरह से डिफाइन है उसकी इफिशियंसी। एक तो ये कि अगर वहां पर ऐसे है कि 100 लोग ऐसे आए जिनको एक्चुअल में टीबी है, उनका वहां टेस्ट करवाया जाए, ठीक है ना, तो रिपोर्ट 99 के बारे में रिपोर्ट कहेगी कि हाँ आपको टीबी है, ठीक है ना, और एक के बारे में कहेगी कि आपको टीबी नहीं है, जबकि एक्चुअल में सभी को टीबी थी, ठीक है ना, ऐसे। और अगर 100 ऐसे लोग आए जिनमें किसी को भी टीबी नहीं है, ठीक है, तो उनमें से 90 के बारे में कहेगी कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन 10 के चेंज कर दिया मैंने डेटा, ठीक है ना, थोड़ा कम समझ में आ रहा था वाला डेटा थोड़ा चेंज किया है, ठीक है ना, और 10 के बारे में रिपोर्ट कह रही है कि आपको टीबी है, जबकि उन्हें एक्चुअल में नहीं है। इस तरह से तो उसकी इफिशियंसी दोनों केसेस में डिफरेंट है। आपको टीबी एक्चुअल में है तब उसकी इफिशियंसी डिफरेंट है, और एक्चुअल टीबी नहीं है तब रिपोर्ट की इफिशियंसी डिफरेंट है, ऐसे है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उस सिटी में से
रैंडम हमने एक पर्सन चूज किया, उसका हमने टेस्ट करवाया, ठीक है ना। टेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इसे टीबी है, टेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इसे टीबी है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट दोनों ही केसेस में कह सकती है कि इसे टीबी है। टीबी हो तब भी कह सकती है, टीबी ना हो तब भी कह सकती है टेस्ट रिपोर्ट की इसे टीबी है, ठीक है ना। इसलिए डॉक्टर डाउट में है। अब वो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता है कि उसे एक्चुअल में टीबी है। ये क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। देखिए जैसे और सारे क्वेश्चन थे, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी दो स्टेज हैं, ठीक है ना। पहली जो स्टेज है वो ये है कि जो सर्वे हुआ था उससे जो बात सामने आई थी कि एक्चुअल में टीबी है या नहीं, वो चीज, ठीक है ना। तो जो इसमें दो होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, वो है E1 और E2। वो ये है कि पर्सन एक्चुअली सफर्ड विद टीबी, ठीक है ना, एक्चुअली से टीबी है, एक्चुअली वो टीबी पॉजिटिव है, टीबी है उसे, ठीक है ना। और E2 को आप कह सकते हैं कि उसे एक्चुअल में टीबी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इट मींस उस सिटी का कोई भी एक बंदा होगा, कोई उसे एक्चुअल टीबी या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, और इनमें से कोई एक केस होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। सेकंड स्टेज में हम टेस्ट करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आई है। तो जो इवेंट ए है वो ये है कि रिपोर्ट सेज टीबी पॉजिटिव, रिपोर्ट कह रही है टीबी है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट कह रही है कि उसे टीबी है, ठीक है ना, रिपोर्ट सेज टीबी पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि रिपोर्ट ने ये कह दिया है कि उसे टीबी है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसे एक्चुअल में टीबी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया बेस करो का, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक है। ये हो जाएगी। अब निकालने सारी प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, यानी कि उसे एक्चुअल में टीबी है, तो यहाँ पर बताया गया था 0.1%। अगर इसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो 0.001 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी फिर 0.999, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। अब बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी कि पर्सन को एक्चुअल में टीबी हो और रिपोर्ट भी कहे कि आपको टीबी है। ये वाला केस एक्चुअल में टीबी थी और रिपोर्ट भी कही टीबी है, तो ये 99% था, 0.99 हो जाएगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, यानी कि पर्सन को एक्चुअल में टीबी नहीं है लेकिन रिपोर्ट कह रही है, तो ये वाला केस था। टीबी इनमें से किसी को भी नहीं थी लेकिन रिपोर्ट कह रही थी आपको टीबी है, 10% हो गया, यहाँ कहें तो 0.1 हो जाएगा। ये डेटा इसमें रखना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ अब देखिएगा 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा था कि एक पर्सन है, ठीक है ना, एक बंदा है, तो इस टाइप का है कि कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, ऐसे ही होते हैं, सब लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा इतना पता है कि अगर ये बंदा 4 बातें कहता है तो उसमें से 3 बातें सच होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4 और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस तरह से। अब क्या हुआ कि इस बंदे ने एक डाई रोल किया, ठीक। अब क्या किया इसने, जाकर के उसे देखा और देख करके सीधे कहता है कि आउटकम इज 6। इसने कहा कि आउटकम इज 6, ठीक है। लेकिन ये बंदा हर बार
सच नहीं बोलता है, इसलिए हम थोड़ा डाउट में हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वहां एक्चुअल में 6 आया है। ठीक है ना, इसने डाई रोल किया, देख करके इसने ये हमें रिपोर्ट किया है कि आउटकम इज 6, लेकिन हम इस बात की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं कि वहां पर एक्चुअल में 6 आया है। ठीक है ना, इस बात को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्चुअली आउटकम 6 है। ठीक है ना, कैसे होगा बताइएगा इसे। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो दो स्टेज है वो ये है। पहली स्टेज है डाई को रोल करना, कोई ना कोई आउटकम आ गया, वो हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज है उसने क्या कहा, इस तरह से। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि जो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जो आती है वो की जो फर्स्ट स्टेज से आती हैं वो ये होगी कि एक्चुअल में आउटकम क्या है। ठीक है ना, तो वो ये हो जाएगी कि एक्चुअली आउटकम इज 6। ठीक है ना, और ये हो जाएगी एक्चुअली आउटकम इज नॉट अ 6, और 6 नहीं आया है। ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरह से। ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट E1 एंड E2। सेकंड स्टेज ये है कि उसने क्या कहा, उसने क्या हमें रिपोर्ट किया। तो वो इवेंट ए ये है कि ही सेज आउटकम इज 6। ये ठीक है ना, अब इसमें हमें ये बात कंफर्म की जा रही है कि उसने ये कहा है कि आउटकम 6 है, तो इवेंट ए हैज अकर्ड। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि एक्चुअल में वहां पर 6 आया हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A है इस क्वेश्चन में। ये हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन का रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, सेकंड स्टेज की इवेंट को कंफर्म करके फर्स्ट स्टेज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ये हो गया बेस्ड ऑन। तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बाय E1, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। है ना, दो ही इसमें इवेंट। अच्छा, अब बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी 1/6, क्योंकि जब आप डाई आप रोल कर रहे हो तो वहां पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं आउटकम के लिए। ठीक है ना, और हमें चाहिए आउटकम 6, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 और नहीं आने की 5/6। ठीक है, अब बताइएगा प्रोबेबिलिटी A बाय E1, यानी कि जब ये बात कंफर्म हो कि 6 एक्चुअली में वहां पे 6 आया है और ये भी यही कहे कि वहां 6 आया है, 3/4, इट मींस वो क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, आउटकम 6 है और वो भी कह रहा है कि 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। और इसकी प्रोबेबिलिटी कि आउटकम एक्चुअल में 6 नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि 6 है, इट मींस झूठ बोल रहा है, इट मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। तो ये सारी वैल्यूज में आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6 इनटू 3/4 अपॉन 1/6 इनटू 3/4 प्लस 5/6 इनटू 1/4। सॉल्व कर लीजिए, क्या है बताइए। ये आ जाएगा 3/8, ये आ गया। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक बैग है। ठीक है ना, इस बैग में 4 बॉल्स हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया कि इस बैग में से एक एक करके 2 बॉल ड्रॉ की, एक बॉल निकाली, उसका फिर से इसमें से एक बॉल निकाली, वो दोनों बॉल वाइट आई। ठीक है ना, जो 2 बॉल हमने इसमें से ड्रॉ की वो दोनों बॉल वाइट आई। टू बॉल्स आर वाइट। ठीक है ना,
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस बॉक्स में चारों बॉल वाइट हैं। इस बॉक्स में चारों बॉल के वाइट होने के चांस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? बताइए। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्वेश्चन बेस थ्योरम के होते हैं वो कम से कम 4-5 लाइन के होते हैं, ठीक है ना, 2 स्टेज उसमें दिख रही होती हैं। ये क्वेश्चन केवल 1.5 लाइन का था। जब बोर्ड में आया था ये तो बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस, केवल 1.5 लाइन में खत्म हो गया था क्वेश्चन। अब 2 स्टेज कहाँ हैं, सबकी प्रोबेबिलिटीज नाचने के लिए कुछ नहीं था इसमें। आप सोच के बताइएगा, एक बैग है, 4 बॉल्स हैं, उनमें से एक एक करके 2 बॉल निकालेंगी, वो दोनों बॉल वाइट आएंगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस बैग में 4 बॉल वाइट है। क्या है ये इवेंट? इवन जो होगा 2 व्हाइट बॉल है या तो 2 कोई और कलर की होगी और E2 होगा 2 वाइट, 3 4 वाइट बॉल है। ठीक है, देखिए हम इसमें हम देखेंगे कि 3 केस पॉसिबल हैं। एक केस यही है कि बैग में 2 ही वाइट बॉल रही हो, ठीक है ना, इट मींस 2 वाइट एंड 2 नॉट वाइट, है ना, 2 वाइट और 2 वाइट नहीं है। कैसे ही पता नहीं। एक इवेंट हो सकती है E2 ये कि बैग में 3 बॉल वाइट हो और 1 बॉल नॉट वाइट, ठीक है, और एक इवेंट E3 ये पॉसिबल है कि 4 बॉल वाइट हो, ये हो सकता है। तो ये हो गया। अब इवेंट ए क्या है, जो हमने 2 बॉल निकाली है, ड्रॉन 2 बॉल्स आर वाइट, ये इवेंट ए है, ठीक है। अब इसमें ये बात कंफर्म की जा रही है कि ड्रॉन 2 बॉल्स आर वाइट, और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि 4 बॉल वाइट हो, यानी कि E3/A है। ऐसे हो गया क्वेश्चन, बेस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 into AY_E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 into AY_E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 into प्रोबेबिलिटी AY_E3, ठीक है ना। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसमें प्रोबेबिलिटी E3 into A/E3, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उन्हें हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा बताइएगा? 1/3 E1, E2 और E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी केस रैंडमली पॉसिबल है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग कोई अलग से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं इसमें दी जा रही है क्वेश्चन में, तो इनमें से कोई भी केस रैंडमली पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1/3, या फिर इसमें, ठीक है ना। अब बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यानी ये बात कंफर्म है कि बैग में 2 ही वाइट बॉल हैं, उसके बाद जब 2 बॉल निकाली हैं तो वो दोनों बॉल वाइट आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 ये बात कंफर्म है। 2C2/4। मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा बैग में टोटल 4 बॉल हैं, ठीक है ना। 4 बॉल में से 2 बॉल निकालेंगे 4C2, इस तरह से इतने केस पॉसिबल हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों बॉल वाइट हैं जो निकाल रहे हैं, और 2 ही वाइट बॉल हैं, तो जो 2 बॉल है वो दोनों आना चाहिए 2C2, ये हो जाएगा 1/6 आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 3C2/4C2। देखिए टोटल 4 बॉल है, उनमें से 2 बॉल हम निकाल रहे हैं तो 4C2,
और हम ठीक है ना। अब इस बार व्हाइट बॉल कितनी है? 3, उनमें से 2 बॉल 3 बटे हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 3। 3c2 हाँ। है ना, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e3 क्या हो जाएगा? 4c2 by 4c3। ठीक है ना। अब बैक देखो e3 कंफर्म कर रहा है कि बैक की चारों बॉल व्हाइट है, उसके बाद जब आप 2 बॉल निकालें तो दोनों बॉल व्हाइट है, इसकी क्या चांस है? 1 अब तो वही 100%। भाई 4 बॉल व्हाइट है, 2 बॉल आप अलग व्हाइट ही निकलेंगी, ठीक है ना, हमेशा ये 1 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे फॉर्मूले में, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3/5। 3/5 आ जाएगा सॉल्व।